अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निका मोहम्मद और आप देख रहे हैं लॉकडाउन डेज़। लॉकडाउन डेज़ में आज हम बात करेंगे ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी की, फिर दुनिया की इकॉनमी की क्या कंडीशन है, दुनिया में इकॉनमी अब कैसे चल रही है, फिर उसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तान क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन्हें उनकी प्रॉब्लम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हल करने में कामयाब हो रही है या नहीं। इसी सब चीज़ों पर हमारे साथ बात करने के लिए वीडियो लिंक पर मौजूद हैं बरकतुल्लाह लॉन, सीनियर इकॉनमिस्ट हैं, चेयरमैन हैं इंटरनेशनल इकॉनमिक फोरम के। अस्सलाम वालेकुम बरकत साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें, और उसके साथ साथ ये बताइएगा जैसे सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया में भी, इसके इफेक्ट इकॉनमी पे क्या पड़ रहे हैं, पाकिस्तान की भी और इंटरनेशनली भी। देखें, अगर कोविड-19 को ओवरऑल देखा जाए तो ये एक इकोनॉमिक सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक बॉम्ब है। यानी बीमारी कम और इकोनॉमी का जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इसने हिला के रख दिया है। अगर आप इसका रेशो देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त जो केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं तो वो तकरीबन रफ कैलकुलेशन के हिसाब से 0.04% ऑफ द होल वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इफेक्टीज हैं, और उसमें जो मोर्टेलिटी है वो तो बिल्कुल ही कम है। तो यानी इसको अगर उस हवाले से देखें तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया है। अदरवाइज ये जो पेंडेमिक जो डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो बहुत ज्यादा जो ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होता है। कोविड-19 के हवाले से देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। यानी इफेक्टिव जो है 0.04% है। इफेक्टिव जो कि 3.2 मिलियन 3.3 मिलियन पूरी दुनिया में इस वक्त इफेक्टिव हैं, और पूरी दुनिया की पॉपुलेशन तकरीबन 7.5 अरब पॉपुलेशन है। तो वो परसेंटेज 0.04% बनती है, और मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम है। मतलब इन नैनो उसमें बहुत ही जो है ना डेसिमल उसमें आती है। तो बीमारी के हवाले से इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन इस कोविड-19 ने दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया है। यानी हर मुल्क की इकोनॉमी, यानी जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं दुनिया की, जो नंबर 1 इकोनॉमी यूएसए है, उसके बाद नंबर 2 इकोनॉमी जो चाइना है, यानी पाकिस्तान और दूसरी जो डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी की तो बात छोड़ दें, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले से ही इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज नहीं थी। लेकिन जो बड़ी जाइंट इकोनॉमीज हैं उसको इस कोविड-19 ने उनकी जड़ें हिला कर रख दी हैं। और इस कोविड-19 के हवाले से, क्योंकि मैं भी वन ऑफ द गल्फ कंट्रीज में हूँ, यहाँ पर जो गल्फ कंट्रीज हैं जिनकी डिपेंडेंसी जो है ऑयल पर है, जैसे अगर आप उसकी देखें, हमारे यहाँ सऊदी अरबिया की देखें तो यहाँ इनकी 45% जो डिपेंडेंसी है वो ऑयल पर है, और एक कुछ परसेंटेज कोई 25% 30% जो है ना वो हरमैन शरीफैन की जो आती है, हमारे लोग आते हैं वहां से उम्रे पे हज पे आते हैं, उस पे है। और बाकी जो इकोनॉमी की डिपेंडेंसी जो है ना दूसरे सेक्टर्स पे है। तो 45% मीन्स ऑलमोस्ट हाफ जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है वो ऑयल पर है। तो इस वक्त ऑयल की प्राइसेस, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री बिल्कुल क्लोज्ड है, जो कि मेन कंज्यूमर है ऑयल की, सारे जहाज, लाखों के जहाज जो है वो इस वक्त लैंडेड हैं पूरी दुनिया में। उसके बाद फिर रोड ट्रांसपोर्ट है, जो कि वन ऑफ द मेन कंज्यूमर ऑफ ऑयल है, वो भी ऑलमोस्ट जो है ना स्टॉप्ड है। इसी तरह से फिर उसके बाद इंडस्ट्री है, जहाँ पे पेट्रोल की कंजम्पशन होती है, एनर्जी की कंजम्पशन होती है। इंडस्ट्रीज भी जो है ना वो बंद हैं या पार्शली चल रही हैं। तो इस वजह से आप देखें, यानी यूएसए में तो बता रहे हैं जैसे क्या हकीकत है कितनी नहीं है, कि भाई वो ऑयल जो लेगा उसको जो है ना कुछ डॉलर भी देंगे। इसमें कितनी हकीकत है ये तो इतना नहीं मालूम, लेकिन हकीकत ये है कि ऑयल प्राइसेस जो है वहाँ पे चूंकि शेल प्रोडक्शन है, अच्छी खासी प्रोडक्शन होती है, तो ऑयल की जाहिर सप्लाई है उसको कंट्रोल करना है। इसी तरह से गल्फ कंट्रीज में भी ऑयल की जो प्राइसेस गिरी है उसकी वजह से इकोनॉमी पे काफी असर पड़ा है। तो यहाँ पर ऑयल की वजह से और वर्ल्ड इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग क्लोज्ड है, फैक्ट्रीज क्लोज्ड है। पाकिस्तान में भी जाहिर है वहां पर भी इसी तरह के इश्यूज हैं। अगर नीबरिंग कंट्री इंडिया में देखें तो वहां तो लॉकडाउन को ज्यादा सख्त किया हुआ है, पाकिस्तान से भी ज्यादा सख्त है। वहां तो बिल्कुल ही जो है ना बंद किया हुआ था। तो लोग बहुत इफेक्ट हुए हैं, खासतौर से जो डेली वेजर्स हैं उन पे काफी असर पड़ा है। तो ये मैं ये समझता हूँ ओवरऑल, आप गल्फ देखें, पाकिस्तान देखें, इंडिया देखें, चाइना देखें, यूएसए देखें, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज देखें, तो कोविड-19 ने जो है दुनिया की इकोनॉमी की जो जड़ें हैं ना वो हिला कर रख दी है।
अच्छा, इसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस सिचुएशन में? लॉकडाउन है, पूरी दुनिया ही मेरे ख्याल से लॉकडाउन है, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या प्रॉब्लम है इससे? देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी के मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज हैं इस कोविड-19 की वजह से। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कोई पूरी दुनिया में इस वक्त रफ कैलकुलेशन के हिसाब से कोई 34,000 यानी 34-35 हजार ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो फंसे हुए हैं। यानी उन्होंने जो है एग्जिट लिया हुआ है, या एग्जिट री एंट्री पे उन्होंने जाना था या वापस आना था, इस तरह से वो पाकिस्तान जाने के लिए बैठे हुए हैं। यानी 34,000 की कोई फिगर बताई जा रही है कि इतने पाकिस्तानी जो है मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह फंसे हुए हैं जिनको पाकिस्तान जाना था लेकिन जा नहीं पाए। और वो पाकिस्तानी जो ऑलरेडी इन ओवरसीज में है और वहां पर जो है ना अपने इसमें है, उनके साथ मसाइल ये हो रहे हैं। कुछ कंट्रीज में उनके साथ ले ऑफ का इशू हो रहा है। जाहिर है, जब फैक्ट्रीज बंद हो रही है, प्रोडक्शन बंद हो रही है, इकोनॉमी वो श्रिंक कर रही है। और बहुत सारे जो ओवरसीज हैं, इसमें जाहिर है पाकिस्तानी तो नहीं कहेंगे, ओवरऑल जितने भी एक्सपेट्रिएट्स हैं, दुबई हो गया, दूसरी गल्फ कंट्रीज हो गई, इवन यूरोपियन कंट्रीज में भी शायद ये इश्यूज होंगे, क्योंकि मुझे ज्यादा मालूमात यहाँ गल्फ कंट्रीज का है। तो यहाँ पर फिर उनकी जो सैलरी का भी जाहिर एक कट उनको लगा है, उनकी जो सैलरी इनकम पे भी कट लगा है, कहीं ले ऑफ्स हैं, तो इश्यूज हैं। यानी सिर्फ पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ नहीं, जाहिर है जितने भी एक्सपेट्रिएट्स हैं, बल्कि जितने भी नेशनल्स भी हैं, उनके साथ भी इश्यूज हैं। इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट है ये सब पर है। यानी किसी एक खास कंट्री या एक खास सेक्टर पे नहीं है, तो ओवरऑल जो है बड़ा असर पड़ा हुआ है। अच्छा, जहां अभी आप बैठे हुए हैं वहां की सिचुएशन क्या है? वहां पाकिस्तानी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या नहीं? देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो है, जहां मैं बैठा हुआ हूँ जिस कंट्री में, यहाँ पर गवर्नमेंट ने अच्छी खासी जो है कोशिश ये की है कि एक बैलेंस्ड पॉलिसी, बैलेंस रेगुलेशंस किया जाए, जिससे इंडस्ट्री भी जो है ज्यादा सफर ना हो, और जो एम्प्लॉयज हैं, जो कंपनीज के साथ एसोसिएटेड हैं, उनके साथ भी कोई इस तरह की जो है ना एकदम कोई ऐसा इशू ना हो। कोशिश पूरी की है गवर्नमेंट ने, रेगुलेशंस बनाई है और गाइडलाइंस दी हैं, एसओपीज बनाई है। बट यू सी, वो अपनी जगह ठीक है, और कंपनीज भी जाहिर है अपने हिसाब से उसको रेशनली जो है चीजें मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इश्यूज तो है, सैलरी कट्स हैं, दूसरी जो है ना ले ऑफ्स का इशू है, वो तो ओवरऑल है, वो तो। अच्छा, वैसे फैक्ट्रीज और कंपनीज चल रही हैं वहां पे, ऑपरेट हो रही हैं विद एसओपीज? यस, देखें यहाँ पर जो यानी पेट्रोकेमिकल कंपनीज हैं, वो तो क्लोज नहीं हो सकती हैं। मतलब उनको तो जाहिर है एक 24 आवर्स रनिंग कंडीशन में रखना होता है। इसके अलावा जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, वो भी एक एसओपीज के थ्रू चल रही हैं, काफी हद तक चल रही है। लेकिन जाहिर है वो मोमेंटम, जो एक इकोनॉमी का मोमेंटम बिफोर कोविड-19 था, वो अभी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि यानी जो प्रोजेक्ट्स, जो कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट्स करने की उसमें थी, मूड में थी, या इन्वेस्टमेंट्स कर रही थी, वो जाहिर है पोस्टपोन हो गई हैं, रुक गई हैं, आगे हो गई हैं या कैंसिल हो गई हैं। तो जाहिर है उससे इकोनॉमी पे एक बड़ा इम्पैक्ट आया है। अच्छा, इसका कंपैरिजन अगर हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट से करें, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट दोनों से, तो यहाँ भी उस तरीके की आपको एसओपीज मिल रही हैं, फैक्ट्रीज और कंपनीज ऑपरेट होते हुए नजर आ रही हैं जिस तरीके से आप जहां बैठे हुए वहां हो रही है? देखें, पाकिस्तान में अगर आप देखें तो वहां दो इश्यूज हैं। एक तो पब्लिक अवेयरनेस का इशू है, यानी आप गवर्नमेंट 100 एसओपीज बनाते हैं, आवाम उसको फॉलो नहीं करती है, उनका अपना एक स्टाइल है, अपने हिसाब से चलते हैं। हमने देखा बहुत पुलिस भी पकड़ तकड़ कर रही है, लेकिन वो जाहिर है एक अंदर से एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए शहरियों के अंदर, गवर्नमेंट की पकड़ तकड़ से नहीं होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वहां पर भी जो जैसे हमारे प्रोविंसेस और हमारा जो फेडरल सेटअप है, 18वीं तरमीम के बाद ये सारे इश्यूज जो है वो प्रोविंसेस के हाथ में है। वो एक प्रोविंस खुद अपना एक अलग से स्टेट है, उनके पास सारे फाइनेंशियल पावर्स हैं, सारे उनके पास एनएफसी अवार्ड के थ्रू इनको फंड्स मिलते हैं, सारी चीजें उन्होंने मैनेज करनी है। यानी कोविड-19 की क्राइसिस भी जो है वो प्रोविंसेस के पास है, जो डोमेन है, फंड्स उनके पास हैं। तो हेल्थ और एजुकेशन सब उनके पास 18वीं तरमीम के बाद कॉन्स्टिट्यूशन की, वो उनके पास आ गई हैं।
तो उसके बावजूद अभी मसला ये हो रहा है कि जो प्रोविंसेस, बिलखुसूस मैं आपको बताऊं, सिंध का जो प्रोविंस है, ये करप्ट तरीन प्रोविंस से बदकिस्मती से पाकिस्तान का रहा है। यहाँ एक करप्ट तरीन पार्टी को, पीपल्स पार्टी को, पिछले 12 साल से गवर्नमेंट में वो है, और उसने सिंध का इस सूबे का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और अब वो मैं देखता हूं उनके जो मीडिया पे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहते हैं। हालांकि 18वीं तरमीम के बाद सारे हेल्थ के सारे फंड्स इनके पास हैं, और सारे जो डिसीजंस, लॉकडाउन करना है, खोलना है, क्या करना है, इंडस्ट्री खोलनी है सिंध में, नहीं खोलनी है, ये इनके हाथ में है। यानी फेडरल गवर्नमेंट को ब्लेम करना, इसमें कोई जवाब नहीं बनता है। फेडरल गवर्नमेंट जो है ओवरऑल तमाम प्रोविंसेस के लिए गाइडलाइंस और एसओपीज तो बना सकती है और दे सकती है, और ये इनकी प्रीरोगेटिव है प्रोविंसेस की, वो उसको फॉलो करते हैं या वो अपने एसओपीज बनाते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि जो सिंध गवर्नमेंट इस वक्त जो इस कोविड-19 में भी सियासत कर रही है, मुझे बड़ा अफसोस है। ये अपनी नाअहली को, अपनी जो नालायकी को फेडरल गवर्नमेंट पे थोपना चाहती है। अब आते हैं दूसरे प्रोविंसेस की तरफ, पंजाब की तरफ। पंजाब में भी जो है जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है, और कोविड-19 के हवाले से जो कंट्रोल्स, जो एसओपीज बनाने चाहिए थे, इंप्लीमेंट करने चाहिए थे, वो मेयार के नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं सिंध के मुकाबले में पंजाब की जो मैनेजमेंट है कोविड-19 के हवाले से, वो बहुत बेहतर है। उसके बाद हम आते हैं केपीके की तरफ। केपीके के अंदर भी जो है मैं समझता हूं काफी बेहतर है, लेकिन अभी उनको जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको करने की जरूरत है। और ये कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए फेडरल के साथ, चूंकि पंजाब और केपीके में फेडरल की ही, इमरान खान की ही गवर्नमेंट है वहां पर भी, इन दो प्रोविंसेस के अंदर। इस वजह से मैं समझता हूं वहां पर जो कोऑर्डिनेशन है फेडरेशन का और दो प्रोविंसेस का, पंजाब और केपीके का, और इवन बलूचिस्तान का, चूंकि वहां भी इनकी कोalition गवर्नमेंट है, वो काफी क्लोज है। लेकिन सिंध जो है, चूंकि एक अलग गवर्नमेंट है, करप्ट गवर्नमेंट है, एक नालायक गवर्नमेंट है, और इनका फेडरेशन के साथ कोऑर्डिनेशन भी इतना स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से सिंध में मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और ये कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा जो हमने देखा है, जो एहसास प्रोग्राम के तहत जो फंड्स रिलीज हुए हैं, इसके अंदर भी इन चोरों ने इस फंड को भी नहीं बख्शा है, और गरीबों का ये फंड भी ये खा गए हैं। और फिर सिंध में जो करप्शन, यानी करप्शन के जो बादशाह बैठे हुए हैं, उन्होंने इन गरीबों के इन फंड्स पे भी जो है ना हाथ साफ किया है। अब हम आते हैं वहां जो एक गिलगित बल्तिस्तान का प्रोविंस है। गिलगित बल्तिस्तान के प्रोविंस का जो वहां का जो वजीर आला है, हाफिजुर रहमान, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं। उन्होंने काफी हद तक जो है ना वहां पर कंट्रोल किया है। और फेडरेशन से, चूंकि वहां पर ये 18वीं तरमीम के डोमेन में नहीं आता है, आपको पता होगा ये अबूरी सूबा है, यानी ये इसका जो पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं उस सेटअप के अंदर नहीं है, वो 18वीं तरमीम के डोमेन में नहीं आता है। इसलिए उनके पास जो एनएफसी अवार्ड से फंड्स नहीं मिलते हैं, सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, उनकी सारी डिपेंडेंसी जो है फेडरल पूल से जो डायरेक्ट उनको एनुअल बजट मिलता है, उसकी उनकी डिपेंडेंसी होती है। इस लिहाज से देखा जाए तो फेडरल गवर्नमेंट ने अभी तक उनको वो फंड्स नहीं दिए हैं जो देने चाहिए थे। दूसरे सूबों को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको तो एनएफसी अवार्ड के तहत ऑलरेडी सेहत के फंड्स मिल जाते हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर जो है, ये वो प्रोविंसेस हैं या वो इलाके हैं जहां पर फेडरल पूल से कोविड-19 के हवाले से फंड्स मिलने चाहिए थे। बावजूद इसके कि गवर्नमेंट ने सफिशिएंट फंड्स गिलगित बल्तिस्तान को प्रोवाइड नहीं किए। लेकिन वहां के जो वजीर आला है, मैं इस वक्त समझता हूं वो पाकिस्तान के तमाम जो सूबे हैं, हालांकि वो एक अबूरी सूबा है, कॉन्स्टिट्यूशन सूबा नहीं है, लेकिन वजीर आला हफीजुर रहमान साहब की जो मैनेजमेंट है वो परफेक्ट है। मैं आपको बताऊं, वहां की फिगर बताता हूं, कोई 380 जो है ना वो केसेस आए हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, उसमें से अराउंड आई बिलीव 285 जो है वो रिकवर हो चुके हैं। तो कोई 97 केसेस जो है उस प्रोविंस के अंदर वो अभी एक्टिव हैं। जबकि आप पंजाब और सिंध की सूरत हाल देखें तो वहां सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर है। अच्छा, इसके साथ साथ ओवरऑल जो फेडरल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हुए हैं, उनसे आप मुतमईन हैं लॉकडाउन के हवाले से? देखें, फेडरल गवर्नमेंट प्रैक्टिकल जितने काम उसको करने चाहिए थे, उसके मुकाबले में वो हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन प्राइम मिनिस्टर जो है आवाम को कॉन्फ्रेंस में लेने के लिए टीवी पे आ जाते हैं। आवाम को प्राइम मिनिस्टर के चेहरे की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, वो देख देख के थक गए हैं। उनको प्रैक्टिकल ग्राउंड में काम करना है। वो हर तीसरे दिन आके बोलते हैं घबराना नहीं है। जब वो इकोनॉमी के हवाले से भी बात करते हैं, हालांकि इमरान खान की एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी है, मैं उनको दूसरे लीडर से बिल्कुल मुख्तलिफ समझता हूँ। वो बहुत ही एक जो है ना जहां दीदा
एक इंटरनेशनल पॉलिटिशियन है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और एक ऑनेस्ट ईमानदार आदमी है। लेकिन उनकी जो मैनेजमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। वो उनको अवाम को कॉन्फिडेंस में लेने से या न लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको तो ग्राउंड में कंक्रीट स्टेप्स लेने चाहिए, और ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे अवाम को फायदा हो और ये लोग कोविड-19 से बाहर आए। बहुत से उसने स्टेप्स लिए भी हैं। एहसास प्रोग्राम के थ्रू जो 12,000 हर फैमिली को उन्होंने पहुंचाए हैं, ये अप्रिशिएट इट, इसमें अच्छी बात है। और इसके अलावा जो उन्होंने लॉकडाउन के हवाले से एकदम लॉकडाउन नहीं किया, क्योंकि सारे हमारे डेली वेजर्स वहां पर ज्यादा आबादी है, तो उसको एक पार्शल तरीके से उन्होंने मैनेज किया। लेकिन लॉकडाउन के अंदर जो है ना, वो जो सिंध गवर्नमेंट है उसने फेडरल गवर्नमेंट को सही तरह सपोर्ट नहीं किया। इस वजह से दोनों फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट एक पेज में न होने की वजह से काफी मिसअप भी हुआ है। तो मैं समझता हूं आगे जाके जो है, अभी जैसे उन्होंने खोलना शुरू किया है, तो यानी सिंध गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, केपीके की गवर्नमेंट, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट, गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट, इन सबको, प्राइम मिनिस्टर को, तमाम सियासी इन सब जो वज़राए आला हैं, इनको चाहिए कि तमाम सियासी इख्तलाफात को बुलाकर प्राइम मिनिस्टर को अपना एक लीडर मानकर इन तमाम हालात के अंदर रहते हुए उनको फॉलो करें, और सब मिलके एक पेज में आके एक यूनिफॉर्म एसओपीज बनाएं सारे प्रोविंसेस के लिए, उसको फॉलो करें। तो इंशाल्लाह कौम जो है इस मुश्किल वक्त से निकल आएगी। अच्छा, आप ये बताइए कितने पाकिस्तानियों की तादाद ओवरसीज हैं, और गवर्नमेंट इनको क्या कहते हैं, इनके लिए कुछ करने के लिए मेजर्स जो गवर्नमेंट ले रही है वो आपके ख्याल से मुतमईन हैं आप उससे? देखिए, मैं आपको बताऊं, ओवरसीज पाकिस्तानी की जो रफ फिगर जो बताई जा रही है, जो फंसे हुए हैं, जिनको फौरन जैसे फ्लाइट ओपन होते ही जिनको पाकिस्तान जाना है, ओवरऑल पूरी दुनिया से कोई 35,000 के करीब की फिगर बताई जा रही है। कोई बड़ी फिगर मेरे ख्याल से नहीं है, गवर्नमेंट इसको मैनेज कर सकती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि यानी पाकिस्तान के जो सफारत खाने बैरून ममालिक हैं और वहां पर जो स्टाफ होता है, क्योंकि इस तरह के मामलात में जो सफारत खाना है उसने फैसिलिटेट करना है ना अपने शहरियों को, उनको आगाही देनी है, उनको इंफॉर्मेशन देनी है, उनको आगे समझाना है, उनको कंसोल करना है, उनकी केयर करनी है। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह से पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी का जो स्टाइल है, जो मिजाज है पाकिस्तान में, ये सिफारत खानों का जो स्टाइल और मिजाज है मोर और लेस सेम है। अभी मुझे एक साहब ने मुझे एक ऑडियो भेजी, वो बात कर रहे थे सिफारत खाने में जिस मुल्क में मैं बैठा हूँ, वो बेचारा पाकिस्तान, वो भी उनमें 35,000 में से एक हैं जिनको पाकिस्तान जाना था, वो फंसे हुए हैं। तो मुझे ऑडियो भेजी, उस ऑडियो में जो सिफारत खाने का जो बंदा है वो उस स्टाइल से उससे बात कर रहा है, वो उससे इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, वो उससे इस स्टाइल से बात कर रहा है। वो कहता है जी अगर आपको कोई मसला है तो जाके इमरान खान से बात कर लो, हमें कुछ नहीं पता, हम आपको कुछ नहीं बता सकते हैं। तो सिफारत खानों का एक बड़ा मसला ये है कि उनको ये एहसास है जिम्मेदारी, और अपने जो मुल्क के लोग हैं बेचारे जो परेशान होते हैं इस तरह के हालात में, उनको आगाही देना, उनको गाइडलाइंस देना, उनको फैसिलिटेट करना, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जो है ना, वो सफारत खाने बिल्कुल नाकाम है। मुझे बड़ा अफसोस होता है। और जो दूसरे मुल्क के, मैं सिर्फ अपने मुल्क, इस मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ जहां पे पाकिस्तानी सफारत खाने की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तमाम फॉरेन जहां पर पाकिस्तानी सफारत खाने हैं, वहां पर पाकिस्तानी सफारत खानों में हमारे जो पाकिस्तानी स्टाफ है या वहाँ के काउंसलर्स हैं, जो काउंसलेट जनरल हैं, वो अपनी जिम्मेदारी उस लिहाज से नहीं निभाते हैं जो उनको निभाना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने पूछी, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वापस लाने में या उनको करने में कोई स्टेप्स उठा रही है? देखें, गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट अभी कोशिश सिर्फ अपनी तरफ से, देखें अगर वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट लाना चाहती है, लेकिन जरूरी ये है कि दूसरी कंट्री भी जो है उसको भेजने के लिए या फ्लाइट्स खोलने में उनको आपस में एक पेज पे होना जरूरी है। तो अभी मैं इस लिहाज से फेडरल गवर्नमेंट को, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करता, सिवाय इसके कि सिफारत खानों की जो फैसिलिटेशन का जो इशू है वो अपनी जगह है। मैं समझता हूं कि अभी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, क्योंकि इमरान खान का जो ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ हमेशा एक क्लोज वो रहा है, तो वो हमेशा से उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। और मैं समझता हूं जैसे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, ये ईद के बाद शायद चीजें खुलना शुरू हो जाएंगी, तो जो बेचारे पाकिस्तानी कोई 35,000 फंसे हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक में, वो इंशाल्लाह उनको रेस्क्यू करने में फेडरल गवर्नमेंट जो है अपना किरदार अदा करेगी। अच्छा, आपने जिस तरीके से बताया सफारत खानों का क्या कहते हैं, ये जो नाअहली आप बता रहे हैं,
क्या ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के नज़र में है या वो देखते हुए भी नज़रअंदाज कर रहे हैं इसे? देखिए, अब मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की हमारी जो अवाम है ना, यानी एक ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 22 तक, यानी इस कदर हमारी अवाम जो है कामचोरी, रिश्वतखोरी, बदमाशी, ब्यूरोक्रेसी में मसरूफ है। उनके खून में ये चीजें रिच रिच बस गई हैं। तो एक इमरान खान जो है वो किस किस को जाके वो कंट्रोल करेगा, किस किस को वो समझाएगा, वो ये तो एक अपने अंदर एक एहसास जिम्मेदारी होती है। यानी ये सिफारत खानों में जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, उनके अंदर खौफ खुदा होना चाहिए, उनके अंदर एहसास जिम्मेदारी होनी चाहिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि यार एक के हमारे जो मुल्क के लोग हमारे यहाँ पे बेचारे परदेश में फंसे हुए हैं, मसाइल का शिकार हैं, उनको हम अच्छी तरीके से बात करें, उनसे उनको हम फैसिलिटेट करें, उनको हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें, हम अपना रोल प्ले करें। ये तो एक अंदर से एहसास जिम्मेदारी है। जब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट इतना कर सकती है कि जिस मुल्क में जो आपका जो एम्बेसडर है, एम्बेसडर उस लेवल पे वो कर सकती है, टॉप लेवल पे। एम्बेसडर अगर सही नहीं है, काम सही नहीं कर रहा, उसको चेंज कर सकती है। और वैसे भी हर गवर्नमेंट, जब नई गवर्नमेंट आती है तो वो सारे जो की ममालिक हैं उनसे अपने 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 हिसाब से अपने एम्बेसडर वहां बैठाती है। तो वो मेरा ख्याल है यहाँ पर भी जो हमारे जो ममालिक हैं गल्फ के, वहां पर भी उन्होंने एम्बेसडर्स को चेंज किए हुए हैं। जब ये गवर्नमेंट आई है पीटीआई की, तो उन्होंने अपने अपने एम्बेसडर बैठा दिए हैं। लेकिन एम्बेसडर तो लोगों के साथ डायरेक्ट बात तो नहीं करता ना, उसका नीचे पूरा अमला होता है, पूरा स्टाफ होता है। उस स्टाफ को जो है एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और अपने जो बेचारे लोग फंसे हुए हैं, जो परदेश में परेशान हैं, उनको अच्छी इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, गाइडलाइंस देनी चाहिए, कंसोल करना चाहिए। उनको ये एक मैसेज देना चाहिए कि आप यहाँ पे आप बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस ना करें, आपकी एम्बेसी आपके साथ है, आपका एम्बेसडर आपके साथ खड़ा है। तो लोगों को एक वैसे ही जो है ना, एक परेशानी में, मुश्किलात में एक हौसला आता है। तो ये चीजें मैं समझता हूँ इसमें काफी जो है बड़ी कमी देखने में आई है, और इसमें बड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अच्छा, कितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तकरीबन जो कि अपनी जॉब जो है वो लॉस कर चुके हैं, और कुछ कंट्रीज से ये भी खबर मिल रही है कि वो डिपोर्ट करने का सोच रहे हैं, ऐसा कुछ है? देखें, जितने किन किन ममालिक में कहाँ कहाँ जो जॉब्स ले ऑफ हुई हैं, वो फिगर तो एक्यूरेटली मैं समझता हूँ अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन डेफिनेटली ये रहा है, ये इश्यूज हैं। और डिपोर्ट की अफवाहें तो मैं समझता हूँ इतनी सदाकत शायद ना हो, लेकिन जाहिर है जब ले ऑफ होंगे तो वो डिपोर्ट ही होंगे ना। वो जब ले ऑफ होने के बाद जाहिर है उस मुल्क में तो नहीं रहेंगे। तो ये जैसे 35,000 फिगर मैंने आपको बताई, जो फंसे हुए हैं, जिन्होंने निकलना है, वो फिगर तो मुझे कहीं किसी सोर्स से मुझे पता चला। लेकिन कितने पाकिस्तानी जो है वो ले ऑफ हुए हैं और कितने जो है डिपोर्ट होने हैं, इसका मुझे इस वक्त एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो कितने परसू हैं कि वो पाकिस्तान आए, या वो मतलब कि वहां पे रहने के लिए मुतमईन है? जैसे कि आप जिस मुल्क में हैं वहां की क्या कंडीशन है, पाकिस्तान आना चाहते हैं या नहीं? देखिए, ये डिपेंड करता है। पाकिस्तान में अगर हालात बेहतर हो, इकोनॉमी अच्छी हो, जस्टिस हो, तो कोई भी शख्स जाहिर है अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में रहना नहीं पसंद करता। अपने मुल्क में अपने मुल्क की पैदावार बढ़ाएगा, अपने मुल्क की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेगा। तो वो इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर इस चीज में लगे हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में ये इशू आ गया। वो कोशिश में लगे हुए हैं कि इकोनॉमी की सर्जरी की जाए, चीजों को इम्प्रूव किया जाए, और कर भी रहे थे और कर भी कोशिश भी कर रहे हैं। तो जब चीजें बेहतर होती हैं तो जाहिर है ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो कोशिश, उनकी जाहिर है फर्स्ट प्रायोरिटी अपना मुल्क होता है कि वहाँ अपने मुल्क में खिदमत करे और लोगों को जो है अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने में वो किरदार अदा करें। तो मेरे ख्याल से अभी काफी टाइम है इस पाकिस्तान की इस चीज को, इकोनॉमी को। ये प्राइम मिनिस्टर जो है ना, इमरान खान की हुकूमत अगले 3 साल रहती है, उसके बाद दोबारा इनको मौका मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि फिर चीजें बेहतर हो सकती हैं। और हैं जाहिर है काफी लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि यार अपने मुल्क में ही रहें और अपने मुल्क में ही अपने मुल्क की खिदमत करें, दियार गेर में ना रहें, परदेश में ना रहें, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके लिए वहां पर माहौल का साजगार होना, इकोनॉमी का बेहतर होना,
और चीजें जो है आगे मूव होते हुए नजर आ रही हो, इंसाफ का बोलबाला हो, करप्शन की सफाई हो, तो यकीनन ओवरसीज जो हमारी जो क्रीम है, क्रीम ही होती है। अक्सर ओवरसीज में जो लोग होते हैं हमारे बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग जो है वो ओवरसीज में जाके अपनी जो है ना एनर्जीज को वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। वही एनर्जीज अगर वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद मिलेगी। जो इतना बड़ा ब्रेन ड्रेन है हमारे मुल्क में, उसकी यही वजूहत हैं। जो भी अच्छा पढ़ा लिखा किसी भी फील्ड का हो, इंजीनियरिंग फील्ड का हो, मेडिकल की फील्ड का हो, फाइनेंस की फील्ड का हो, जो हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स होते हैं वो कोशिश करते हैं वो बाहर मुल्क जाएं, तो वो अपने आप को अंडर सेल करते हैं। क्यों? इसकी वजह यह है कि जाहिर है मुल्क के हालात इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो मैं समझता हूँ कुछ सालों में अगर इंशाल्लाह बेहतरी आती है तो यही जो क्रीम, जो पाकिस्तान की क्रीम, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाके वहाँ की इकोनॉमी को खड़ा करने में उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, यूरोप में, गल्फ में, यूएसए में, तो यकीनन वो कोशिश करेंगे वापस अपने मुल्क आए और अपनी मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करें। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे, पीएम इमरान खान की इकोनॉमिक टीम जो है वो आपके ख्याल में सही काम कर रही है? आप सेटिस्फाई हैं? देखें, पीएम इमरान खान की सिर्फ इकोनॉमिक टीम नहीं, सारी की सारी टीम नालायक है, करप्ट है। ठीक है, वो सारी की सारी जो, यही तो मसला है। इमरान खान खुद एक निडर, मुखलिस, करप्ट फ्री लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान खान के साथ जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो उसकी टीम है। उसकी टीम के अंदर कुछ लोग हैं जो ओरिजिनल, जो मतलब जब पीटीआई बनी थी जब से उनके साथ हैं, वो साफ सुथरे हो सकते हैं मेरे ख्याल से। उसके अलावा तो सारे ड्राइक्लीन है। कोई पीपल्स पार्टी से आके ड्राइक्लीन हो गए, कोई मुशर्रफ की पार्टी से आके ड्राइक्लीन हो गए, और कोई जो है वो नवाज शरीफ की पार्टी से आके ड्राइक्लीन हो गए, कोई काफ लीग से आके ड्राइक्लीन हो गए। वो सारे ड्राइक्लीन की एक फैक्ट्री बनाई हुई है इमरान खान साहब ने। वो सारे वुज़रा आप देखें, वही मुशर्रफ की काबीना में, वही नवाज शरीफ की काबीना में, वो वही पीपल्स पार्टी जरदारी की काबीना में, वो अभी ये इमरान खान के साथ बैठे हैं। तो वो सारे करप्ट जो माफिया है, माफिया कहूंगा, वो तो वुज़रा की टीम नहीं, वो तो एक माफिया है। वो एक माफिया जो है वो क्या बेहतरी लाएगा? ये सबसे बड़ा मसला है। इमरान खान से जो मेरा इख्तिलाफ है, जो मैं उनसे कहता हूं, यार आपने 22 साल जदोजहद की, आपने मार्च 1996 में ये पार्टी बनाई, और पहला इलेक्शन ये 97 में लड़े जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मुझे याद है। वो एक चिराग के निशान से इलेक्शन लड़े थे, एक भी सीट नहीं जीते थे, और मैं छोटा सा स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, बच्चा था उस वक्त। और मैंने पूरी रात वो इलेक्शन जो है ना, रिजल्ट्स देखे, पूरी रात मैंने जाकर गुजारी किया, कहीं से कोई सीट इमरान खान की जीते, कोई सूबाई सीट, कोई कौमी सीट वो जीत नहीं सके, कोई दो राय नहीं है। उसके बाद 2002 में एक सीट जीते, 2008 में उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट किया, 2013 में 34 सीट जीते, फिर 2018 में जाके वो पूरे पाकिस्तान में जो है उसने हुकूमत बनाई। यानी इतनी बड़ी जद्दोजहद पाकिस्तान का कोई भी सियासी लीडर आज तक किसी ने नहीं किया है। किसी ने जिया की गोद में बैठकर नर्सरी में पला, सियासत में आया, वजीर आजम बना। कोई जो है अयूब खान की नर्सरी में, जनरल अयूब खान की गोद में बैठकर, वो नर्सरी में बैठकर डायरेक्ट वजीर आजम बना। ठीक है, वो कहते हैं हम बड़े जमहूरी लोग हैं, बड़े हमने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ये कुर्बानियां दी है कि अयूब खान की गोद में बैठ के वो 3 साल के अंदर वजीर आजम बने। दूसरे जो साहब थे, दूसरी जो पार्टी है, वो जनरल जियाउल हक की नर्सरी में अपने आप को परवान चढ़ाया और वो वजीर आजम बने। इमरान खान वाहिद शख्स है, कोई दो राय नहीं है, जिसने 22 साल की जदोजहद के बाद मुल्क का इक़्तिदार संभाला। लेकिन बदकिस्मती से इन 22 सालों के अंदर इमरान खान अपनी कोई ऐसी टीम नहीं बना सका कि वो जो आके जो है पूरे मुल्क का निजाम संभाल सके। वही ड्राइक्लीन हुए वही लोगों को ला के इन्होंने, कभी वो मिनिस्ट्रीज को बदलते रहते हैं। पता नहीं वजीर इतलात जो है मेरा ख्याल से 3rd या 4th है अभी तक 2 साल के अंदर। अच्छा, फिर वो वजारत खजाना देखें, दूसरे जो मामला हैं वहां पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। शब्बर जैदी को लेकर आए, शब्बर जैदी जो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन लेकर आए, उसको फिर हटा दिया, दूसरे लेकर आए। सो उलट पुलट करते रहते हैं। कोई इनके अंदर वो बड़ा मसला है, टीम का बड़ा मसला है। इस टीम ने यही माफी, आप देखें अभी जो शुगर का इशू हुआ, क्या हुआ शुगर के इशू में, क्या हुआ? इनका जो दस्त, जो इनका जो इमरान खान का जो दाया हाथ जहांगीर तरीन, उसमें मुलविस निकला, क्योंकि वो शुगर माफिया है। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरे वो एक जो वजीर हैं खुसरो बख्तियार, उसको एक वजारत से हटा के दूसरी वजारत दे दी।
चलें, ठीक है बरकतुल्लाह साहब, सही फरमाया आपने, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पर है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसको थोड़े से और इनिशिएटिव थोड़े और अच्छे तरीके से लेने होंगे, टीम को थोड़ा और अच्छे तरीके से बिल्डअप करना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद थे। जी, तो नाजरीन आपने गुफ्तगू सुनी बरकतुल्लाह लॉन की। उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पर सही है। गवर्नमेंट कुछ जगहों पे अच्छे इनिशिएटिव भी ले रही है, काम कर रही है, लेकिन कुछ जगहों पे थोड़ी कोताही भी हो रही है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बिलखुसूस उन्होंने कहा जो वहाँ पर सफारत खाने हैं वो उनके साथ सही तरीके से कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। और ये तो हमने मीडिया में भी देखा है ये न्यूज़ के कोऑपरेशन उनके साथ सही नहीं हो रही है। जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हेल्प की, वहाँ पर उनके साथ थोड़ी ज़्यादती की जा रही है। होपफुली पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो इस पर नज़र डालेगी और इनके लिए कुछ हल निकालेगी। आज तक के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।